वायलेंस के बगैर इलेक्शन हुए हैं। 2 महीने की इलेक्शन कैंपेन थी, ये पुरअमन गुजरी है। कुछ अनवांटेड तो इंसिडेंट हुए हैं। रात को तो बड़ी यहाँ पर चहमगोइयां अफवाहें चलती रही। फर्क अगर इसी तरह कायम रहता है तो फिर तारिक रहमान है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। शेख हसीना को चूंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, इंडिया से उनकी शिकायत तो है। बांग्लादेश में आपको पता है गुज़श्ता रोज 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मत का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश के मुताबिक टर्नआउट 48% के आसपास रहा और दहाइयों के बाद बैलेट पेपर पर ना तो अवामी लीग का निशान कश्ती था और ना ही पोलिंग स्टेशन पर हसीना वाजिद का साया था। और इसके बगैर जनाब ये इंतखाबात हुए और बड़े ज़बरदस्त इंतखाबात। और मुकाबला जी दो बड़ी सियासी कुव्वतों में है। एक तरफ तारिक रहमान की बीएनपी है और जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान है जो नौजवानों को इनकलाब का हीरो कहकर अपनी तरफ खींचते रहे। इन इंतखाबात के बाद बांग्लादेश मुस्तहकम होगा या नई सियासी जंग शुरू हो जाएगी? इंतखाबात की कवरेज के लिए बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ी सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताएं कि आपने बांग्लादेश के इंतखाबी अमल को करीब से देखा है, क्या मुशाहिदा है आपका, कैसा रहा जो एक्सपीरियंस है, पोलिंग का दिन कैसा रहा, ये सारी बातें हमसे शेयर करें जी। जी बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन कैंपेन एक लिहाज से मुनफरिद भी थी क्योंकि काफी अरसे बाद यहाँ पर इस मुल्क के अंदर वायलेंस के बगैर इलेक्शन हुए हैं। जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें कुछ बम हमले एक आध जगह पे हुए हैं, दस्ती बम के। फिर एक आध जगह पे कोई उम्मीदवार धक्कम पेल में जो है वो गिर गए हैं और उनके सर पे चोट आई है। लेकिन अमूमी तौर पर ये जो 2 महीने की इलेक्शन कैंपेन थी, ये पुरअमन गुजरी है। और अगरचे 6 से 7 हलाकतों की बात की जा रही है जो रिपोर्टेड हैं, और ये बिल्कुल अफसोसनाक भी है। लेकिन चूंकि हम ये देख चुके हैं कि 1.5 साल पहले 1.5-2 साल पहले जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, उनमें तकरीबन 400 से 500 के करीब अनऑफिशियल नंबर है जो लोग मारे गए थे। तो जब उस नंबर से इस इलेक्शन कैंपेन के नंबर को मवाजना किया जाता है तो ये नंबर वाकई कम है। और अमूमी तौर पर दोनों जो इंतखाबी अलायंसेस थे, एक जमात इस्लामी का और एक बीएनपी का, दोनों ने कल तक इलेक्शन की मुहिम को, वोटिंग प्रोसेस को बेहतर करार दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि जी इस हवाले से अगर हम इनको कहें कि जी कुछ अनवांटेड तो इंसिडेंट हुए हैं, बट ओवरऑल एक कंट्रोवर्सी फ्री और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इनको कहा जा सकता है। और फिर अगली बात उन्होंने वोटों की गिनती के हवाले से की कि रात को क्या होना चाहिए। तो अमूमी तौर पे तो ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि 15 साल बाद एक ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि जिसके अंदर इंतहाई पुरसुकून अंदाज में। बिल्कुल निज़ामी साहब, ये इन्हें कहा जा सकता है अमूमी तौर पर कि बड़े पुरअमन इंतखाबात थे और माहौल जो है वो ठीक रहा पोलिंग के दिन भी। लेकिन अगर अब हम उम्मीदवारों की तरफ आ जाएं तो बीएनपी के तारिक रहमान हैं और जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान, 2 मुखालिफ इत्तेहाद की क़यादत ये कर रहे हैं। आपको कौन सी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही? जी बिल्कुल, ये यहाँ पर पाकिस्तान की तरह रात को ही वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाता है और पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी रात के रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। दोनों पार्टीज जहां जहां पे जीत रही होती हैं वो अनाउंस कर रही होती है कि हम लीड कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के जो संजीदा लोग हैं वो यही कहते हैं कि आप वक्त का इंतजार करें ताकि रिजल्ट्स का जो एक पैटर्न है वो वाजे हो सके। तो रात को तो बड़ी यहाँ पर चहमगोइयां अफवाहें चलती रही कि जमात इस्लामी जीत गई, बीएनपी जीत गई। लेकिन बीएनपी के जो इलेक्शन कमेटी के लोग हैं उनसे भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज के दिन फर्स्ट हाफ में हम आपको क्लैरिटी से बता सकेंगे कि एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है। तो अभी जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं उसके अंदर जो बीएनपी का अलायंस है वो लीड कर रहा है और उनकी जो जमात इस्लामी से लीड है उसमें तकरीबन कोई 50 से 60 नशिस्तों का फर्क मौजूद है। सही। तो ये फर्क अगर इसी तरह कायम रहता है तो फिर यकीनन जो तारिक रहमान है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनकी जो पार्टी है वो हुकूमत में आएगी। अभी तक आज चूंकि जुमा है तो जुमे की नमाज के बाद दोनों जमातों की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। एग्जैक्ट किसी को कोई रिजर्वेशंस हैं, तहफ्फुज़ात हैं
तो वो बताए जाएंगे या फिर नताइज को तस्लीम किया जाएगा। तो ये जुमे की नमाज के बाद तक इस चीज को मॉनिटर किया जाएगा कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स अच्छा माजिद साहब, नौजवान वोटर यानी कि जेनजी की अगर हम बात करें जिन्होंने हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा है, उनकी तरफ से पोलिंग डे पर कैसा जोशो खरोश आपको नजर आया? और जेनजी ने रिवायती जमातों बीएनपी या जमात इस्लामी को वोट दिया या उनका झुकाव नेशनल सिटीजन पार्टी की तरफ रहा? जी, यहाँ पर नेशनल सिटीजन पार्टी चूंकि जमात इस्लामी के साथ अलायंस में है और उस अलायंस में 30 सीटें उन्हें दी गई और बाकी जगहों पे उन्होंने फिर जमात इस्लामी के अलायंस की हमायत की। दूसरी जानिब बीएनपी का मामला इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि उनकी भी यूथ से एनसीपी से बात हुई, लेकिन हैरानकुन तौर पर बीएनपी ने उन्हें को अच्छा नंबर ऑफर नहीं किया था सीट्स का, जिसकी वजह से उन्हें फिर जमात इस्लामी की तरफ जाना पड़ा और इत्तेहाद करना पड़ा। तो शायद बीएनपी पहले भी इस हवाले से कॉन्फिडेंस थी कि इंतखाबी सियासत एक अलग मामला हो सकता है, यूथ का जो किरदार है या उनके जो मुजाहरे हैं उनकी बुनियाद पर इलेक्शन में आना एक डिफरेंट चीज हो सकती है। तो इस वजह से जो अमूमी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल मीडिया पे जो एक्टिविटी थी उसमें तो बिल्कुल एनसीपी और जमात इस्लामी अपने अलायंस की वजह से लीड कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो जोशो खरोश है उसके अंदर डेफिनेटली बीएनपी का हिस्सा भी था। अच्छा निज़ामी साहब, आप हल्कों की सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। बांग्लादेश में कैसी सियासी तकसीम है? किन इलाकों में आप देख रहे हैं कि बड़ा टफ कंपटीशन होना है और नताइज जो हैं वो सरप्राइजिंग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बरक्स यहाँ पर उस तरह से दही और शहरी सियासत की तकसीम नहीं है ओवरऑल। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि जी ढाका सिटी जो है चूंकि एक अर्बन एरिया है और चिटागोंग, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ढाका और ढाका की जो एक डिस्ट्रिक्ट है और जो डिवीजन है ढाका की वो लीड करती है। ये अमूमी तौर पे नहीं होता कि जी जो ढाका जीत जाए वो बांग्लादेश में हार जाए और जो बांग्लादेश में जीत जाए वो ढाका में हार जाए, तो अमूमन इनका रिजल्ट सेम रहता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि यहाँ पर ये कबीले की जात बरादरी की जिस तरह पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जी पॉलिटिक्स होती है धड़े की, वो भी नहीं है। तो अमूमी तौर पर यहाँ पर पार्टीज का वोट होता है। तीसरी जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर हिंदू वोटर भी है। अच्छा, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू यहाँ पे रहते हैं, तो उनके वोट भी तकरीबन 50 से 60 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें मैटर करते हैं और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो हिंदू कैंडिडेट भी अनाउंस करना पड़ता है पार्टीज को, लेकिन उसके अलावा भी जो मार्जिन्स हैं उसके अंदर 50 एक सीटें हैं जिसमें हिंदू वोट भी जो है वो इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। अच्छा माजिद साहब, इन इंतखाबात में रेफरेंडम के लिए भी वोटिंग हुई है, आप बांग्लादेश के जवानों से भी मिले होंगे, कैसी तब्दीली चाहते हैं वो, और डॉक्टर यूनुस की कारकर्दगी से अवाम कितनी मुतमईन नजर आ रही है? जी बिल्कुल, एक जो नुक्ता गुज़िश्ता सवाल में रह गया था वो ये कि यहाँ पर एक बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान की तरह उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में तो जिसका दिल करे वो इलेक्शन के पेपर्स जमा करा देता है, यहाँ पर अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो आपको 1% वोटर्स की हमायत का सबूत इलेक्शन से पहले देना होगा। उनके साइन, उनके नाम, उनके नंबर्स आपको देने होंगे, उसके बाद आप इलेक्शन में जा सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग है ताकि आपकी संजीदगी जाहिर हो कि अगर आप इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो क्या आपके पास वाकई अवाम की हमायत है या नहीं है। तो ये भी इस इलेक्शन को मुनफिज बनाता है। जो रेफरेंडम का मामला है उसके अंदर ये बात दुरुस्त है कि ये रिफॉर्म्स की बात की गई है और इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस कमीशन बनाया गया था बांग्लादेश में, जिसने पार्लियामान से लेकर पुलिस, अदलिया और बाकी इदारों के अंदर जो रिफॉर्म्स है वो सजेस्ट की थी। लेकिन चूंकि ये एक बड़ी बात थी, इसके अंदर आइन में तब्दीलियां करनी थी, तो इस सारे मामले को नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया गया था और इसी बुनियाद पर रेफरेंडम करवाया गया है। बिल्कुल, ये फैसला हुआ था कि मुंतखब अवामी हुकूमत ही ये फैसला करेगी अवाम के वोटों से। निज़ामी साहब, अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कोई जमात ऐसी पोजीशन में है कि वो अकेली 151 का जादुई हिंसा जो है वो हासिल कर ले और हुकूमत बना ले बगैर किसी इत्तेहाद के, बगैर किसी बैसाखियों के, या ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होगा। सर्वेज में तो एक बड़ी डिफरेंट पिक्चर आ रही थी
जी। कि जिसमें कहा गया कि ये बहुत क्लोज कंटेस्ट होगा, लेकिन इसमें हमारे सामने एक मिसाल इंडिया की भी थी कि इंडिया की कई स्टेट्स में पिछले 2 से 4 साल में ऐसे बहुत से इंतखाबी सर्वे आए जो बाद में गलत साबित हुए, और जो पॉलिटिकल पार्टी जीत रही थी उसकी विक्ट्री जो है वो बड़ी क्लियर थी। तो ये एक पॉइंट बिल्कुल मेरे जहन में था कि क्या यहाँ पर जिस तरह से क्लोज कंटेस्ट दिखाया जा रहा है, क्या जी। वाकई सर्वेस के हिसाब से रिजल्ट आएगा या एक सिंपल मेजॉरिटी बन सकती है। तो ठीक। अभी तक का जो मंजरनामा है उसमें ऐसे लग रहा है कि बीएनपी सिंगल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकती है। अच्छा। अच्छा माजिद साहब, लास्टली बताइएगा, हसीना वाजिद के जाने के बाद हमने देखा भारत का नया बांग्लादेश में असर रसूख तकरीबन खत्म हो चुका है। नई हुकूमत चाहे बीएनपी हो या जमात इस्लामी के इत्तेहाद की हो, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कैसी बड़ी तब्दीलियां देख रहे हैं आप? जी, यहाँ पर जितने भी इंतखाबी उम्मीदवार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान और उनके जो ओहदेदार हैं, उनसे हमारी जो बात हुई है उसमें वो बिल्कुल पॉजिटिव है, बड़े ओपन है पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया से उनकी शिकायत जरूर है कि उनका एक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर वो एक चीज जरूर इंश्योर करते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किए बगैर या उसको ओवर ड्यू किए बगैर जो भी ताल्लुकात होंगे, वो चाइना हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हम वो बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंडिया के लिए उनका जरा थोड़ा सा मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि पिछले 15 साल में शेख हसीना को चूंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, तो इंडिया से उनकी शिकायत तो है, लेकिन फिर भी वो एक वर्किंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। इवन जमात इस्लामी के अमीर से जब सहाफियों ने पूछा इंडिया के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा मुहतात अंदाज में जवाब दिया कि जी हमारा वो नियरेस्ट नेबर है, और अगर कोई मेहमान आएगा तो हम उसका एक मेहमानदारी के उसूलों के तहत ही इस्तकबाल करेंगे। तो ये एक सोच मौजूद है, लेकिन वो हमेशा ये बात साफ जरूर करते हैं कि ऐसा इन्फ्लुएंस ना हो कि जो हमारी आइडेंटिटी को, हमारी शनाख्त को, हमारे मुल्क की हैसियत को मुतासिर करे। यानी बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखें, हमें कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके वक्त का।